डिस्क्लेमर, ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से इसकी समानता केवल एक संयोग मात्र होगी। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या विचारधारा की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल टीटी स्टोरी स्टूडियो एक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हरीश गुप्ता और लक्ष्मी गुप्ता के मुंह आधे खुले थे, चेहरों पर हैरानी छाई थी। उन्होंने साफ सुना था कि विकास मेहता ने सामने खड़े लोगों को चेयरमैन, जनरल मैनेजर और डायरेक्टर कहा था। ये लोग श्यामपुर थोक बाजार के शीर्ष अधिकारी थे, बड़े लोग। लेकिन ये सभी राहुल शर्मा को जानते थे और इतने सम्मान से उसे राहुल जी कह रहे थे। यह अचानक बदलाव हिना गुप्ता को भी चौंका गया, लेकिन वह अपने माता पिता से ज्यादा जल्दी समझ गई। आखिर वह जानती थी कि राहुल कोई साधारण छात्र नहीं है। रमेश यादव और बाकी अधिकारियों के गर्मजोशी भरे अभिवादन पर राहुल ने बस हल्के से कहा, नमस्ते। उसने सामने खड़े मध्यम आयु के व्यक्ति, जो सोने का चश्मा पहने था, से कहा, आप रमेश जी हैं। रमेश ने चापलूसी भरे स्वर में जवाब दिया, राहुल जी, आप मुझे छोटा रमेश कह सकते हैं। छोटा रमेश। श्यामपुर थोक बाजार का बाजार मूल्य अरबों में था। इसके चेयरमैन रमेश यादव इस क्षेत्र के बादशाह थे और वह खुद को छोटा रमेश कह रहे थे। फिर ये राहुल कौन था? विकास मेहता का शरीर कांपने लगा। हरीश और लक्ष्मी के मुंह पूरी तरह खुले रह गए। राहुल ने कहा, छोटा रमेश, मैं आपको रमेश जी ही कहूँगा, जैसा आप ठीक समझें। राहुल जी, रमेश ने बार बार कहा। फिर वह थोड़ा घबराते हुए बोला, राहुल जी, आप इस बार श्यामपुर थोक बाजार क्यों आए? कोई खास बात? राहुल बाजार का सबसे बड़ा शेयरधारक था। उसका अचानक चुपके से आना रमेश के लिए चिंता की बात थी। अगर राहुल नाराज हुआ तो मुसीबत हो सकती थी। राहुल ने सहजता से कहा, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे दोस्त हिना के माता पिता यहाँ बाजार के डीलर हैं, मैं आज उनके साथ आया। पहले वे दूसरी श्रेणी के डीलर थे, लेकिन मैनेजर विकास ने शायद पुरानी रंजिश की वजह से उन्हें तीसरी श्रेणी का अनुबंध देने की जिद की। ये सुनते ही रमेश का चेहरा गंभीर हो गया। भले ही श्यामपुर थोक बाजार डीलरशिप का स्तर पिछले साल की बिक्री पर तय करता हो, लेकिन आमतौर पर अगर बिक्री बहुत खराब न हो तो स्तर नहीं घटाया जाता। अचानक कीमत बढ़ाना कोई नहीं चाहता, और अगर कोई दुकान इतनी खराब स्थिति में हो कि उसका स्तर घटे तो वह दिवालिया होने के कगार पर होती है। हरीश और लक्ष्मी नए अनुबंध के लिए आए थे, यानी उनकी दुकान की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। इसका मतलब था कि विकास ने जानबूझकर उन्हें परेशान किया। राहुल के दोस्त के माता पिता को परेशान करना, उसकी इतनी हिम्मत। रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, इन दिनों मैं कंपनी की संरचना में व्यस्त था और नीचे के कर्मचारियों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे सका। राहुल जी, मैं इस मामले को गंभीरता से देखूंगा। पास खड़ा विकास मेहता ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ के गड्ढे में डाल दिया गया हो। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वह सागर सिटी से यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसके रिश्तेदार बाजार में बड़े पदों पर थे, लेकिन अब उसका भविष्य खतरे में था। रमेश ने हरीश और लक्ष्मी की ओर मुड़कर चापलूसी भरे स्वर में कहा, आप राहुल जी के माता पिता हैं न? नमस्ते। नमस्ते। हरीश और लक्ष्मी ने हक्के बक्के हाथ बढ़ाया। रमेश ने कहा, आपका श्यामपुर थोक बाजार के साथ सहयोग हमारा सम्मान है। मैं अभी एक रणनीतिक सहयोग समझौता तैयार करवाता हूँ। रणनीतिक सहयोग समझौता यानी क्षेत्रीय एजेंट। इसका मतलब था कि हरीश और लक्ष्मी को सबसे कम कीमत मिलेगी और सागर सिटी की सारी दुकानें उनके जरिए माल लेंगी। वे घर बैठे मुनाफा कमा सकते थे। ये बात उनके लिए किसी बड़े धमाके जैसी थी। हरीश और लक्ष्मी स्तब्ध रह गए। रमेश और अन्य अधिकारियों के न्योते पर राहुल, हरीश, लक्ष्मी और हिना एक शानदार रात्रि भोज के लिए गए। जैसे जैसे रात गहरी हुई, रमेश और अधिकारियों ने उन्हें टोयोटा कोरोला तक विदा किया। जब वे आए थे तब गाड़ी में बातें हो रही थीं, लेकिन अब माहौल शांत था। राहुल ने कहा, अंकल बाएं मुड़िए, पहले मेरा घर देख लेते हैं। वैसे आज रात आप सब मेरे यहाँ रुक सकते हैं। कुछ ही देर में वे पनवेल विला समूह पहुँचे। गेट पर सुरक्षाकर्मी ने कोरोला देखकर पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन राहुल का चेहरा देखते ही उसका चेहरा खिल गया। राहुल जी, स्वागत है। सुरक्षाकर्मी का सम्मान दिल से था। आखिर राहुल ही पनवेल विला समूह का एकमात्र मालिक था। राहुल ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। अंदर हरियाली और फूलों की खुशबू थी। दूर दूर तक किलेनुमा विला खड़े थे जो खूबसूरत और आकर्षक लग रहे थे। हरीश और लक्ष्मी ने गला घोंटा। लक्ष्मी ने पूछा, राहुल तुम्हारा घर कहाँ है? राहुल ने सहजता से कहा, सब। लक्ष्मी ठिठकी, सब का मतलब? राहुल ने समझाया, पनवेल विला समूह में 10 विला हैं और ये सारे मेरे हैं। अंकल, आंटी, आज रात आप किस में रहना चाहेंगे? जो पसंद हो चुन लीजिए। सन्नाटा छा गया। सब, यहाँ के सारे विला राहुल के। रमेश और अधिकारियों का राहुल के प्रति सम्मान देखकर हरीश और लक्ष्मी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि वह बहुत धनी है।
एक विला होना भी सामान्य लगता, लेकिन 10 विला, यह उनकी कल्पना से परे था। हरीश और लक्ष्मी ही नहीं, हिना भी हैरान थी। राहुल ने पहले उसे और कृति को बताया था कि उसके पास विला है, लेकिन उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा घर खाली होगा, इसलिए सागर सिटी में रहना चुना। उन्हें नहीं पता था कि राहुल के पास 10 विला हैं। हिना ने समझा था कि सिर्फ एक है। तीनों चुप खड़े थे। राहुल ने हल्का सा खांसा और पूछा, अंकल आंटी किस विला में रहना चाहेंगे? हरीश का दिमाग अभी भी सुन्न था। उन्होंने पास के एक विला की ओर इशारा किया जो तालाब के किनारे था। राहुल ने सिर हिलाया, ठीक है, आज हम उसमें रहेंगे। वह आगे बढ़ा और पासवर्ड डालकर दरवाजा खोला। खटाक, हल्की आवाज के साथ दरवाजा खुला। विला की शानदार सजावट हरीश, लक्ष्मी और हिना के सामने थी। अगली सुबह खिड़की के बाहर कुछ चिड़िया मधुर स्वर में चहक रही थीं। सूरज की गुनगुनी किरणें खिड़की पर पड़ रही थीं। सब कुछ शांत और सुकून भरा था। राहुल शर्मा ने बड़े बिस्तर पर आंखें खोली और आदतन फोन देखा। स्क्रीन पर एक मैसेज था, रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक में 13,30,000 रुपये जमा। राहुल ने तैयार होकर कमरे से बाहर कदम रखा। हिना गुप्ता, हरीश गुप्ता और लक्ष्मी गुप्ता लिविंग रूम में धीमे स्वर में बात कर रहे थे। राहुल को देखते ही तीनों चुप हो गए और उसकी ओर देखने लगे। तीनों की नजरों से राहुल थोड़ा असहज हुआ। उसने हल्का सा खांसा और बोला, भूख लगी है, चलो पहले नाश्ता कर लें। वे पनवेल विला समूह से निकले और पास के हेच के रेस्तरां पहुंचे। रेस्तरां की सजावट शानदार थी। नाश्ते के कई स्वादिष्ट व्यंजन थे। बेशक कीमत भी ज्यादा थी। 4 लोगों का नाश्ता करीब 800 रुपए का हुआ। राहुल ने मुंह पोंछकर पूछा, अंकल आंटी जयपुर में कुछ दिन और रुकना चाहेंगे? हरीश ने हाथ हिलाकर कहा, हमारी दुकान 2 दिन से बंद है, अब और नहीं रुक सकते। वैसे भी श्यामपुर थोक बाजार के साथ रणनीतिक समझौता हो गया है, हमें जल्दी लौटकर तैयारी करनी है। ये कहते हुए हरीश के चेहरे पर खुशी की चमक थी। राहुल को देखते हुए उनकी आंखें और गर्मजोशी से भर गईं। लक्ष्मी ने पूछा, राहुल तुम श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन और जनरल मैनेजर को कैसे जानते हो? हरीश और हिना ने भी ध्यान से सुना। ये सवाल उनके मन में भी था। राहुल ने सहजता से कहा, क्योंकि मेरे पास बाजार के 51% शेयर हैं। खटाक, हरीश का चम्मच जमीन पर गिर गया। वह सन रह गए। एक डीलर के तौर पर हरीश जानते थे कि श्यामपुर थोक बाजार कितना बड़ा है और राहुल के पास इसके 51% शेयर। अगर पहले कोई ऐसा कहता तो हरीश उसे थप्पड़ मारते, लेकिन अब वह पूरी तरह यकीन कर रहे थे। कल चेयरमैन और अधिकारियों का राहुल के प्रति सम्मान इसका सबूत था। हाईवे पर टोयोटा कोरोला धीमे धीमे बढ़ रही थी। पुराने गीत बज रहे थे। लक्ष्मी का चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वह कुछ सोचकर मुस्कुराई और बोली, हिना ने कितना अच्छा दोस्त चुना। हरीश का फोन बजा। उसने कार का जवाब बटन दबाया। हरीश भाई, एक कर्कश आवाज आई। हाँ, कौन? हरीश ने पूछा। मैं विकास मेहता। हरीश भाई, पहले मैंने गलती की थी, कृपया पुरानी बात भूल जाए। विकास की आवाज में रुआसापन था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राहुल जयपुर विश्वविद्यालय पहुंचा। कक्षा में बैठते ही अमिता यादव उसके पास आए। उसने एक नोटबुक दी और पूछा, यहाँ ये गणना कैसे हुई? राहुल ने नोटबुक में गहरी गणनाएं देखी। ये वैद्यनाथन अनुमान था। अमिता के परिवार को गणित पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जाहिर है, जैसा उसने पहले कहा था, उसे गणित में सचमुच रुचि थी, लेकिन रुचि ने उसे गणित में माहिर नहीं बनाया। नोटबुक में वैद्यनाथन अनुमान की सबसे बुनियादी गणना थी और वह उसे समझ नहीं पाए। राहुल ने पेन उठाया और खाली पन्ने पर सबसे विस्तृत कदम लिखे। अमिता ने गणनाएं देखी और कुछ सोचने लगी। तभी बाहर घंटी बजी। बुजुर्ग प्रोफेसर धीरे धीरे किताब लिए अंदर आए। उनकी पढ़ाई इतनी नींद लाने वाली थी कि राहुल, जो रात भर सोया था, फिर भी कुछ मिनट बाद सो गया। दोपहर में कैंटीन में खाना खाते वक्त राहुल का फोन हल्का सा हिला। 12 बजे। लकी गिफ्ट्स आए। बधाई हो, आपको 3 रुपये मिले। बधाई हो, आपको 19,999 रुपये मिले। बधाई हो, आपको स्कैन कौशल मिला। बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। आज राहुल को कुल 42,189 रुपये मिले। उसे इन पैसों की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान स्कैन कौशल पर गया। स्कैन, एक नजर में 10 पंक्तियां, अविस्मरणीय स्मृति और तेजी से ज्ञान ग्रहण। शानदार स्मृति और पढ़ने की क्षमता न सिर्फ ज्ञान को जल्दी समझने में मदद करती है, बल्कि विशेष आकर्षण भी देती है। राहुल की आंखें चमक उठीं। वह हमेशा चाहता था कि उसकी स्मृति ऐसी हो। आज ये सच हो गया। यह एक बेहतरीन कौशल था। खाना खाकर वह हॉस्टल लौटा और उत्साह से एक किताब उठाकर तेजी से पलटने लगा। एक नजर में पहला पन्ना उसके दिमाग में अंकित हो गया। वह पेज 2, 3, 4 पर गया। 2 मिनट में पूरी किताब याद हो गई। 3 किताबें पढ़ने के बाद उसका उत्साह कम हुआ। तभी फोन हिला। प्रिया गुप्ता का मैसेज था।
प्रिया, अगर शाम को समय हो तो घर आ जाओ। कल हिना के माता पिता आए थे और राहुल ने उनके साथ समय बिताया था। प्रिया का मैसेज देखकर वह उत्साहित हुआ और जवाब दिया, प्रिया मैम का न्योता है तो समय तो बनाना ही पड़ेगा। शाम की घंटी बजते ही राहुल ने अपनी पगानी ह्यूरा स्टार्ट की और प्रिया के घर की ओर बढ़ा। ऑफिस छूटने का समय था और सड़कें जाम थीं। प्रिया का घर जयपुर विश्वविद्यालय से दूर नहीं था, फिर भी उसे 1 घंटा लगा। राहुल ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, लेकिन उसे देखकर वह हैरान रह गया। दरवाजा खोलने वाली प्रिया नहीं बल्कि नंदिनी गुप्ता थी। राहुल को लगा कि वह गलत जगह आ गया। तभी प्रिया भी सामने आई। राहुल ने सोचा, तनिष्क सुगंध की खुशबू, प्रिया और नंदिनी के घर की एक जैसी सजावट, वे दोनों पुरानी दोस्त थीं। आओ राहुल, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। नंदिनी आज मुझसे मिलने आई, हम तीनों बैठकर बातें करेंगे। राहुल अंदर गया। तीनों ने पुरानी यादें, विश्वविद्यालय और तनिष्क सुगंध की उपलब्धियों पर बात की। देर रात तक हंसी मजाक और गपशप चलती रही। सुबह जब राहुल शर्मा ने आंखें खोली तो आसमान में उजाला फैल चुका था। प्रिया गुप्ता और नंदिनी गुप्ता ने पहले ही नाश्ते में नूडल्स, तले हुए पकौड़े और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लिए थे। रात भर बातचीत के बाद तीनों को भूख लगी थी। जल्दी ही सारी मेज खाली हो गई। नंदिनी ने होठों पर लगी तेल की बूंदें पोंछी। उसका चेहरा संतुष्टि से चमक रहा था। उसने समय देखा और बोली, मुझे जाना होगा। तनिष्क सुगंध के इंद्रधनुषी इत्र की मांग बहुत है। मुझे उत्पादन और समन्वय देखना है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इंद्रधनुषी इत्र के लॉन्च के बाद से इसे खूब प्रशंसा मिली थी। एक ही दिन में सारा स्टॉक बिक गया। नंदिनी को लग रहा था कि वह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय इत्र ब्रांड बनाने के करीब है। उसने राहुल की ओर देखा। ये सब उसकी वजह से था। नंदिनी के जाने के बाद प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, पिछले साल मैं और नंदिनी करीबी दोस्त बनी। फिर कुछ समय के लिए हमारी राहें जुदा हो गईं, लेकिन 1 हफ्ते में ही हम फिर साथ हैं। उसने राहुल को देखा और हंसी। उसे नहीं लगा था कि इतना युवा लड़का उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएगा। राहुल उसकी नजरों से थोड़ा असहज हुआ। उसने चाय का कप उठाया और गला तर किया। प्रिया ने उसकी शर्म देखकर हल्के से हंस दिया। दोनों ने कुछ देर और बात की, फिर जयपुर विश्वविद्यालय की ओर निकल गए। प्रिया कैंपस की चौड़ी सड़क पर चल रही थी। गुजरने वाला हर छात्र उसे नमस्ते कह रहा था। उसकी लोकप्रियता साफ दिख रही थी। तभी पास से एक साफ आवाज आई, प्रिया तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। एक मध्यम कद की, छोटे बालों वाली, लगभग 30 साल की महिला तेजी से आई। प्रिया ने कहा, वंदना, क्या बात है? वंदना सक्सेना जयपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग की सहायक प्रोफेसर थी। गणित, भौतिकी जैसे विषयों में महिला प्रोफेसर कम होती हैं, इसलिए प्रिया और वंदना की दोस्ती गहरी थी। हमारी प्रयोगशाला का भूकंप विषय, वंदना ने कहा, गणनाएं इतनी जटिल हैं कि हम सुलझा नहीं पा रहे। सोचा तुमसे मदद मांगूं। प्रिया ने हंसकर कहा, गणना? फिर तो तुम गलत इंसान के पास आए। क्या? वंदना हैरान हुई। पहले जब वह मदद मांगती थी, प्रिया तुरंत राजी हो जाती थी। प्रिया ने कहा, क्योंकि असली गणितज्ञ मेरे पास है, उसे पूछना बेहतर होगा। उसने राहुल की ओर इशारा किया। ये राहुल शर्मा हैं। राहुल शर्मा? वंदना ठिठकी, फिर उत्साह से बोली, राहुल शर्मा, वैद्यनाथन अनुमान और युग्माभाज्य अनुमान सुझाने वाला वही राहुल। हालांकि जयपुर और जयपुर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के अनुरोध पर राहुल ने वीडियो साक्षात्कार नहीं दिए थे, लेकिन उसका नाम पूरे विश्वविद्यालय में गूंज रहा था। वंदना ने उत्साह से कहा, राहुल, क्या तुम हमारी गणना में मदद कर सकते हो? राहुल ने देखा कि वंदना और प्रिया की दोस्ती गहरी है। सिर्फ गणना में मदद करनी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा, ठीक है। वंदना का चेहरा और चमक गया। तीनों बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे की शिक्षण इमारत की ओर बढ़े। इमारत बाहर से पुरानी लगती थी। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन विश्वविद्यालय से वाकिफ लोग जानते थे कि यहाँ महंगे उपकरण, प्रयोग सामग्री और डेटा हैं। ये जयपुर विश्वविद्यालय का सबसे मूल्यवान हिस्सा था। 104 भौतिकी प्रयोगशाला में जटिल उपकरण और रंग बिरंगे LED लाइट्स चमक रहे थे। भौतिकी विभाग के प्रोफेसर विश्वजीत मेहता 2 डॉक्टरेट छात्रों को प्रयोग प्रक्रिया समझा रहे थे। विश्वजीत स्क्रीन पर नजर टिकाए बड़बड़ा रहे थे, इन समस्याओं का कोई रास्ता निकालना होगा। तभी गलियारे से तेज कदमों की आवाज आई। वंदना ने खुशी से कहा, प्रोफेसर विश्वजीत, देखो मैं किसे लाई। विश्वजीत ने धीरे से सिर उठाया। अरे प्रिया मैम, स्वागत है। मैं गणनाओं को लेकर चिंतित था, अब आप आई हैं तो टेंशन खत्म। जाहिर है वंदना ने पहले बताया था कि वह प्रिया को लाएगी, इसलिए विश्वजीत हैरान नहीं हुए। प्रिया ने हंसकर कहा, प्रोफेसर, शायद गलतफहमी हुई। आज गणना के लिए मैं नहीं, राहुल शर्मा आए हैं। राहुल शर्मा? विश्वजीत के चेहरे पर आश्चर्य उभरा। उन्होंने भी राहुल का नाम सुना था। उनकी नजरें राहुल पर टिक गईं। राहुल, तुम्हारा वैद्यनाथन अनुमान और युग्माभाज्य अनुमान का हल शानदार था।
राहुल ने विनम्रता से कहा, शुक्रिया प्रोफेसर। प्रयोग कर रहे 2 डॉक्टरेट छात्रों ने भी बात सुनकर सिर उठाया। वे राहुल को उत्सुकता से देखने लगे। वंदना ने कहा, बस अब गपशप बंद। राहुल, पहले इन समस्याओं को देख लो। उसने कागजों का ढेर थमाया। कागजों पर कई जटिल प्रश्न थे, जैसे 2.5 पाई 1 जोड़ 1 4 5 पाई जोड़ 7 -1 घन। प्रिया कुछ कहने वाली थी, लेकिन राहुल ने पहले ही पेन उठाया और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। टक टक टक, प्रयोगशाला में पेन की आवाज गूंजने लगी। बधाई हो, पूर्ण एकाग्रता, प्रेरणा की चमक, ट्रिगर। 1 पन्ना, 2 पन्ने, 3 पन्ने। जल्दी ही खाली ड्राफ्ट सुंदर अक्षरों से भर गया। 1 प्रश्न हल, 2 प्रश्न हल। करीब 50 मिनट में सारे प्रश्न हल हो गए। सन्नाटा छा गया। विश्वजीत, वंदना और दोनों छात्रों के मुंह आधे खुले थे। उनके चेहरों पर हैरानी थी। ये प्रश्न पिछले 6 महीनों की समस्याएं थीं। उन्होंने हफ्तों तक दिमाग खपाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और अब 1 घंटे से कम में राहुल ने बिना सोचे सारे जवाब दे दिए, जैसे ये खाना पीना हो। क्या यही वह जीनियस है जिसने 2 विश्व स्तरीय गणित समस्याएं हल की? ये तो अविश्वसनीय था। प्रिया गुप्ता ने राहुल शर्मा के लिखे जवाब देखे। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उसने कई बार राहुल को समस्याएं हल करते देखा था और हर बार वह उसकी एकाग्रता और कुशलता से प्रभावित होती थी। उसकी सुलझी लिखावट और गंभीर चेहरा उसे हर बार प्रेरित करता था। राहुल ने सबकी नजरें खुद पर महसूस की और हल्का सा असहज हुआ। उसने खांसकर कहा, कोई और सवाल? सारे प्रश्न हल करने के बाद वह पूर्ण एकाग्रता की स्थिति से बाहर आ चुका था। आज अगर प्रेरणा की चमक न होती तो इतने कम समय में इतनी भौतिकी समस्याएं हल करना मुश्किल होता। आखिर उसके पास प्रोफेसर स्तर का भौतिकी अनुभव और एकेडमिशियन स्तर का गणित अनुभव था। विश्वजीत मेहता ने तब जवाब दिया, इन आंकड़ों के आधार पर भूकंप प्रयोग और आर कण की गति का नया सिमुलेशन करो। दोनों डॉक्टरेट छात्रों ने ड्राफ्ट लिया और प्रयोग प्रक्रिया के अनुसार उपकरण सेट करने लगे। उन्होंने एक एक बटन सावधानी से दबाया। भन, कुछ देर बाद सामने का बड़ा उपकरण जोर से हिलने लगा। फिर एलईडी लाइट्स अलग अलग रंगों में एक खास पैटर्न में चमकने लगीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर घने काले बिंदु उभरे। विश्वजीत ने कीबोर्ड पर तेजी से कई समीकरण टाइप किए। अचानक वे बिंदु एक खूबसूरत परवलय में बदल गए। ये देखकर वंदना सक्सेना उत्साह से चिल्लाई, शानदार, हमें आर कण की गति का रास्ता मिल गया। विश्वजीत भी मुस्कुराए। उनकी नजरें राहुल पर थीं, जो प्रशंसा और आश्चर्य से भरी थीं। राहुल के होठों पर भी हल्की मुस्कान थी। उसके दिमाग में एक साफ आवाज गूंजी, बधाई हो, मिशन शुरू। भौगोलिक विज्ञान, बुनियादी भूविज्ञान और टेक्टोनिक्स, यांत्रिकी, पृथ्वी की परत का आधारभूत अध्ययन, तरंग सिद्धांत, उन्नत कण अनुसंधान, क्वांटम यांत्रिकी अनुसंधान और विश्लेषण, तरंगदैर्घ्य सिद्धांत और पृथ्वी की परत की गति का नियम पढ़ें। पुरस्कार, भूकंप भविष्यवक्ता और इसका निर्माण सिद्धांत। भूकंप भविष्यवक्ता, पहले से भूकंप की भविष्यवाणी। यह एक बेहतरीन चीज थी। राहुल को नहीं लगा था कि भौतिकी प्रयोगशाला का दौरा उसे इतना बड़ा मिशन देगा। विश्वजीत ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बस छोटी सी बात है, अगर और कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ, राहुल ने कहा। वह जल्दी मिशन पूरा करना चाहता था। विश्वजीत ने प्रिया और राहुल को जाते देखा और बोले, राहुल सचमुच एक असाधारण जीनियस है। उन्हें पहले नहीं लगा था कि राहुल इन समस्याओं को हल कर पाएगा। वैद्यनाथन अनुमान और युग्मभाज्य अनुमान सुझाने से वह गणित में जीनियस था, लेकिन ये गणनाएं उन्नत भौतिकी की थीं। एक कॉलेज छात्र शायद सारे प्रतीकों को भी न समझे। प्रिया को भी इसके लिए ढेर सारी जानकारी पढ़नी पड़ती, लेकिन राहुल ने 1 घंटे से कम में सारी समस्याएं हल कर दी। ये सिर्फ गणितीय जीनियस नहीं था। वंदना ने हंसकर कहा, राहुल तो जीनियस है ही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जयपुर विश्वविद्यालय के घने पेड़ों वाली पगडंडी पर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भौतिकी की समझ भी इतनी गहरी है। राहुल ने हल्के से हंसकर कहा, भौतिकी क्या, आगे देखना, तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं समझता। सचमुच? प्रिया ने मुस्कुराकर पूछा। तभी उसका फोन हिला। उसने देखा और बोली, मुझे कुछ काम है, ऑफिस जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ, राहुल ने कहा और पुस्तकालय की ओर बढ़ गया। जयपुर विश्वविद्यालय का पुस्तकालय एक राष्ट्रीय स्तर का था। ऊंची इमारत में भीड़ थी। मेजों पर लोग किताबें पढ़ रहे थे, सवाल हल कर रहे थे। माहौल पढ़ाई से भरा था। दूर तक किताबों की अलमारियां थीं। हर अलमारी पर विषयवार किताबें सजी थीं। राहुल तेजी से मानविकी, इतिहास, रसायन और उपन्यासों की अलमारियों से गुजरा। आखिरकार वह भौतिकी की अलमारी पर रुका। तरंग सिद्धांत, उन्नत कण अनुसंधान, क्वांटम यांत्रिकी अनुसंधान और विश्लेषण, तरंगदैर्घ्य सिद्धांत। फिर वह भूविज्ञान की अलमारी पर गया। भौगोलिक विज्ञान, बुनियादी भूविज्ञान,
करीब 20 मिनट बाद राहुल ने ढेर सारी किताबें लीं और एक मेज पर बैठ गया। सामान्य व्यक्ति के लिए इन 10 किताबों को पढ़ने में महीनों लगते। ये सैकड़ों पन्नों की भारी भरकम किताबें थीं, लेकिन राहुल के पास स्कैन कौशल था। सर उसके पास किताबों के पन्ने पलटने की आवाज गूंजने लगी। तरंग सिद्धांत, उन्नत कण अनुसंधान, भौगोलिक विज्ञान, 1, 2, 3। 20 मिनट में 10 मोटी किताबें पूरी हो गईं। हर शब्द उसके दिमाग में अंकित था। 20 मिनट में किताबें ढूंढना और पढ़ना और सारा ज्ञान आत्मसात करना। अगर किसी को पता चले तो वह हैरान रह जाए। उसी पल राहुल के दिमाग में आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने भौगोलिक विज्ञान, बुनियादी भूविज्ञान, भूविज्ञान और टेक्टोनिक्स, यांत्रिकी, पृथ्वी की परत का आधारभूत अध्ययन, तरंग सिद्धांत, उन्नत कण अनुसंधान, क्वांटम यांत्रिकी अनुसंधान और विश्लेषण, तरंगदैर्घ्य सिद्धांत और पृथ्वी की परत की गति का नियम पढ़ लिया। आपको भूकंप भविष्यवक्ता और इसका निर्माण सिद्धांत मिला। राहुल ने गर्दन घुमाई। पास की मेज पर काले फ्रेम का चश्मा पहने एक लड़की गणित के सवाल पर भव्य सिकुड़े पेन थामे बैठी थी। वह काफी देर से रुकी थी। जाहिर है वह उलझन में थी। राहुल ने मिशन पूरा किया था और अच्छे मूड में था। उसने मदद करने का सोचा। उसने लड़की के पास का कागज और पेन उठाया और तेजी से लिखने लगा। कुछ ही देर में मानक जवाब तैयार था। उसने कागज लड़की की ओर सरकाया और किताबों का ढेर लेकर अलमारी की ओर बढ़ गया। पुस्तकालय से निकलकर राहुल शर्मा हॉस्टल लौटा। कमरा खाली था और चारों ओर सन्नाटा। क्या आप भूकंप भविष्यवक्ता और इसका निर्माण सिद्धांत प्राप्त करना चाहेंगे? हाँ, राहुल ने मन ही मन कहा। झट अगले ही पल करीब 1 घन मीटर का एक काला आयताकार उपकरण उसके सामने प्रकट हुआ। ये था भूकंप भविष्यवक्ता। इसके ऊपर कागजों का ढेर था जिसके सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था भूकंप भविष्यवक्ता का निर्माण सिद्धांत। राहुल ने काले उपकरण को देखा और बड़बड़ाया, यही भूकंप भविष्यवक्ता है न? थोड़ा डब्बे जैसा लगता है। फिर उसने कागज उठाए और तेजी से पलटने लगा। सर स्कैन कौशल की मदद से 3 मिनट में सारा सिद्धांत उसके दिमाग में समा गया। अगले 5 दिन का भूकंप बता सकता है, ठीक है न? उसने सोचा। 5 दिन पहले भूकंप की भविष्यवाणी, और सिर्फ ठीक, अगर कोई भूकंप विशेषज्ञ सुन ले तो चीख पड़ता। आज की तकनीक 5 मिनट पहले भी भूकंप नहीं बता सकती। राहुल ने उबासी ली और बिस्तर पर लेट गया। रात की बातचीत की थकान थी। भले ही हिंसक सौंदर्य कौशल ने उसका शरीर मजबूत किया हो, फिर भी नींद आ रही थी। वह जल्दी ही सो गया। भौतिकी प्रयोगशाला में मंद गूंज सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद उपकरण रुके। कंप्यूटर स्क्रीन पर आंकड़े देखकर विश्वजीत मेहता मुस्कुराए। वंदना सक्सेना उत्साह से बोली, इन आंकड़ों को व्यवस्थित करें तो कई सारे पेपर छप सकते हैं। हाँ, विश्वजीत ने सिर हिलाया। फिर इंतजार किसका, काम शुरू, वंदना ने कहा। राहुल की नींद गहरी और सुकून भरी थी। जब सूरज की गर्म किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे से आंखें खोलीं। वह बिस्तर पर कुछ देर लेटा रहा। डिंग, तभी उसका फोन हिला। दोपहर 12 बजे। लकी गिफ्ट्स आए। बधाई हो, आपको 10 रुपये मिले। बधाई हो, आपको 1999 रुपये मिले। अल्पविराम, बधाई हो, आपको 50,000 रुपये मिले। बधाई हो, आपको 1 रुपये मिला। आज राहुल को कुल 72,121 रुपये मिले। इतने पैसे की उसे परवाह नहीं थी। उसने फोन जेब में रखा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद चिराग गुप्ता, मोहन गुप्ता और अमित यादव हॉस्टल आए। ये क्या है? मोहन ने भूकंप भविष्यवक्ता की ओर इशारा किया। थोड़ा ऊंचा होता तो मेज बन जाता, अमित ने हंसकर कहा। चिराग ने उत्सुकता से देखा, लेकिन जल्दी ही उसका ध्यान अपने कंप्यूटर पर चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैंटीन में 12 बजे से पहले लंबी कतारें थीं। 12 के बाद भीड़। राहुल भीड़ में नहीं उलझना चाहता था। उसने अपनी लैम्बोर्गिनी उठाई और पास के रेस्तरां पहुंच गया। क्रिस्टल झींगा पकौड़े, सादी हरी सब्जियां, कबूतर का सूप, तला हुआ गोमांस। 600 रुपये का सादा और स्वादिष्ट लंच उसे बहुत पसंद आया। खाना खाकर वह रेस्तरां से निकला और स्कूल लौटने की तैयारी करने लगा। तभी उसे कुछ दूर एक जानी पहचानी शख्सियत दिखी। सौरभ, राहुल ने पुकारा। सौरभ चौधरी, हाई स्कूल में राहुल का अच्छा दोस्त। पिछली हाई स्कूल रियूनियन में राहुल इसलिए गया था क्योंकि वह सौरभ जैसे दोस्तों से मिलना चाहता था। हालांकि सामने वाला व्यक्ति हाई स्कूल के सौरभ से ज्यादा लंबा, सांवला और पतला था, फिर भी राहुल को यकीन था कि यह वही है। सौरभ ने अपनी पुकार सुनी और मुड़ा। अनिश्चित स्वर में बोला, तुम? राहुल। राहुल ने उसे पहचानते देख खुशी से कहा, हाँ मैं ही। सोचा नहीं था कि यहाँ मिलेंगे। सौरभ भी स्कूल के दोस्त से मिलकर खुश था। मैंने भी नहीं सोचा था। राहुल ने पूछा, तुम जयपुर कब आए? मैं तो जयपुर में ही हूँ, सौरभ ने कहा। क्या, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी यही हूँ। वैसे कुछ दिन पहले हमारी क्लास की रियूनियन थी, राहुल ने कहा। सौरभ ने हल्के से कहा, हाँ
थी क्या? वह रियूनियन के बारे में जानता था, लेकिन पिछले कुछ साल उसके लिए अच्छे नहीं रहे, इसलिए वह नहीं गया। राहुल ने कहा, पिछली बार रियूनियन में मैं तुम जैसे दोस्तों से मिलने गया था, लेकिन तुम में से कोई नहीं आया। पता होता तो मैं भी न जाता। टिंग टिंग, तभी सौरभ का फोन बजा। सानवी, क्या हुआ? उसने पूछा। सानवी चौधरी, सौरभ की छोटी बहन। मम्मी गिर गईं, सिर से खून निकल रहा है। फोन से घबराए आवाज आए। क्या? मैं अभी आता हूँ, सौरभ ने चिंता से कहा। राहुल ने सब सुन लिया। उसने जल्दी कहा, मेरी गाड़ी पास है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। शुक्रिया, सौरभ ने कहा। राहुल ने लैम्बोर्गिनी का दरवाजा खोला और बैठ गया। सौरभ एक पल को ठिठका। उसे नहीं लगा था कि राहुल इतनी शानदार गाड़ी चलाता है। राहुल ने कहा, जल्दी आ। सौरभ जल्दी से बैठ गया। अगर वह फोन कॉल न होता तो सौरभ गाड़ी के बारे में जरूर पूछता, लेकिन अभी वह सिर्फ चिंतित था। राहुल ने सौरभ से जगह पूछी और एक्सीलरेटर दबाया। धूम, लैम्बोर्गिनी बिजली की तरह सड़क पर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में वे जयपुर की यूनिक फैक्ट्री पहुंचे। ये दशकों पुरानी फैक्ट्री थी जो अब पुरानी दिखती थी। सौरभ का घर इसके कर्मचारी क्वार्टर में था। धड़ाम, सौरभ घर में दौड़ा। मम्मी, आप ठीक हैं? सिर पर पट्टी बंधी थी जिसमें खून का हल्का निशान था। सौरभ की माँ सविता चौधरी ने कर्कश स्वर में कहा, ठीक हूँ, बस थोड़ा खरोंच आया। फिर दांतते हुए बोली, सानवी, तूने इतना हंगामा क्यों किया? सानवी की आंखें लाल थीं, वह सचमुच डर गई थी। तभी सविता ने सौरभ के पीछे राहुल को देखा। ये कौन है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं सौरभ का हाई स्कूल दोस्त हूँ। अरे, सौरभ का दोस्त? बैठो, घर थोड़ा बेतरतीब है, बुरा मत मानना, मैं चाय लाती हूँ, सविता ने कहा और लंगड़ाते हुए कॉफी टेबल की ओर बढ़ी। सानवी ने कहा, मम्मी, मैं पानी लाती हूँ। जाहिर था ये परिवार बहुत मेहमाननवाज था। सौरभ चौधरी के घर का सामान पुराना था, लेकिन सब कुछ करीने से सजा था। दीवार पर टिक टिक करती घड़ी, लाल स्कार्फ वाला स्टील का कप, हर चीज गर्मजोशी और जिंदगी से भरी थी। राहुल शर्मा चाय पीते हुए सहज और शांत था। खट खट, रसोई से खाना पकने की आवाज आई। फिर एक स्वादिष्ट खुशबू फैली। राहुल ने खाने का इरादा नहीं किया था, उसने अभी अभी लंच किया था, लेकिन सौरभ की माँ सविता चौधरी ने जिद की कि वह खाना बनाएंगी। खाना न भी खाओ तो थोड़ा बैठो, उन्होंने कहा। राहुल टाल न सका और रुक गया। कुछ देर बाद सविता और सानवी चौधरी ने घरेलू स्वाद वाली थालियां लिविंग रूम की मेज पर रखी। हरी मिर्च और मांस, समुद्री शैवाल का अंडा सूप, खीरा, हैम, सलाद, टमाटर और अंडा। राहुल, आओ बैठो, सविता ने लंगड़ाते हुए कहा। जी ठीक है, राहुल ने जवाब दिया। भले ही उसने लंच किया था, मेज की खुशबू ने उसे ललचा लिया। वह खाने लगा और रुक ही नहीं पाया। जब पेट गोल हो गया तब उसने कटोरी चम्मच रखे। आंटी, आपका खाना लाजवाब है, राहुल ने दिल से कहा। सविता ने खुशी से जवाब दिया, फिर तो बार बार आना पड़ेगा। आंटी, आपका पहले से शुक्रिया, राहुल ने हंसकर कहा। खाने के बाद सबने गपशप की। माहौल गर्म और आत्मीय था, जैसे परिवार हो। राहुल ने पूछा, आंटी, आपका पैर ठीक नहीं लगता? सविता ने आह भरी। कुछ साल पहले हड्डी टूटी थी, तब से ताकत नहीं लगती। अगर ऐसा न होता तो सौरभ के पापा के जाने के बाद सौरभ और सानवी को इतनी मेहनत न करनी पड़ती। ये कहते हुए माहौल भारी हो गया। पिछले सालों की मुश्किलें सबके जहन में उभर आईं। राहुल ने कहा, पैर में चोट, मेरे पास एक दवा है, सुना है बहुत असरदार है, आप आजमाएं। उसने 1 करोड़ रुपए खर्च कर खास औषधि खरीदी। राहुल के पास पैसे की कमी नहीं थी। सौरभ उसका अच्छा दोस्त था जिसने स्कूल में उसकी मदद की थी। खाना भी बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए वह मदद करना चाहता था। सविता ने छोटी शीशी देखी, उन्हें नहीं लगा कि यह असर करेगी। उनकी चोट सालों पुरानी थी, फिर भी वह दोस्त के इस उपहार से खुश थी। राहुल, शुक्रिया, उन्होंने कहा। बाहर लगानी है या पीनी है? आंटी, सीधे पी लीजिए, राहुल ने कहा। ठीक है, सविता ने बिना हिचक शीशी खाली कर दी। फिर सब बातें करने लगे। खट खट, तभी बाहर कदमों की आवाज आए। कई सुरक्षाकर्मी अंदर आए। सबसे आगे एक मध्यम आयु का व्यक्ति जिसके चेहरे पर छोटी दाढ़ी थी मुस्कुराया। अरे, सारा परिवार यहीं है। वह था राकेश वर्मा, यूनिक फैक्ट्री का सुपरवाइजर। उसकी बात से माहौल ठंडा पड़ गया। सविता का चेहरा कड़ा हो गया। राकेश जी, आज मेहमान हैं, कोई बात हो तो बाद में आइए। लेकिन राकेश नहीं रुका। उसने कहा, अगर निजी बात होती तो मैं चला जाता, लेकिन मैं फैक्ट्री के दस्तावेज पढ़ने और आदेश लागू करने आया हूँ। मेहमान हो या न हो, काम तो करना है। वह रुका और कागज निकालकर गंभीर स्वर में बोला, यूनिक फैक्ट्री के विकास के साथ कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। कर्मचारी आवास की भारी कमी है। फैक्ट्री नेतृत्व के निर्णय के अनुसार सूरज चौधरी का कर्मचारी क्वार्टर वापस लिया जाएगा।
कृपया संबंधित लोग तुरंत खाली करें। पढ़ने के बाद उसने कहा, सविता जी, आपने पहले कहा था कि दस्तावेज नहीं है, इसलिए नहीं हटी। अब दस्तावेज भी हैं, अब तो हट जाएं। सविता गुस्से से बोली, ये हमारा घर है, फैक्ट्री ने दिया था। सूरज काम के लिए मरे थे, इंसान गया तो सब ठंडा हो गया। राकेश जी, क्या ये जरा भी इंसाफ है? काम के लिए मरने के बाद अब घर भी छीनना, ये दिल को चोट पहुंचाने वाला था। सविता का गुस्सा और दुख आंसुओं में बदल गया, लेकिन राकेश पर कोई असर नहीं हुआ। बात को गलत मत समझो, सूरज जी के जाने पर आपको मुआवजा और सब्सिडी मिली थी। उस समय आपको खाली करना था, लेकिन तरस खाकर आपको अब तक रहने दिया। अब फैक्ट्री में जगह की कमी है, खाली करना जरूरी है। सविता और गुस्सा हुई, वह कुछ कहने लगी लेकिन जोर से खांसने लगी। सानवी ने उन्हें सहारा दिया। मम्मी, आप ठीक हैं? सौरभ चिल्लाया, खाली करने का क्या मतलब? हमारा फैक्ट्री के साथ घर का अनुबंध है। उसने पीला पड़ चुका कागज निकाला। राकेश का चेहरा हल्का सा बदला। वह अनुबंध के बारे में जानता था, लेकिन पहले सविता ने इसे कभी नहीं दिखाया। उसे लगा ये खो गया होगा। कागज देखकर उसने चैन की सांस ली। हाँ, ये फैक्ट्री का अनुबंध है, लेकिन देखो, ये 20 साल का लीज अनुबंध है। अब 20 साल पूरे हो गए, अनुबंध खत्म। जब फैक्ट्री ने कर्मचारी क्वार्टर बनाए थे तब कोई प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए हर परिवार के साथ ₹0 का 20 साल का लीज अनुबंध किया गया था, जो राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अधिकतम अवधि थी। सविता ने गुस्से से कहा, अनुबंध बनाते वक्त नेताओं ने साफ कहा था कि समय पूरा होने पर यह अपने आप बढ़ेगा। राकेश ने गंभीर स्वर में कहा, सविता जी, आप गलत हैं। अब कानून का जमाना है, सबूत चाहिए। अगर अनुबंध में स्वत विस्तार लिखा होता तो मैं अभी चला जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारी बात कह दी। फैक्ट्री का आदेश है कि आज खाली करो, मुझे मुश्किल में मत डालो। सविता ने दृढ़ता से कहा, यह मेरा घर है, मैं नहीं हटूंगी। राकेश ने सख्त स्वर में कहा, ऐसा कह रही हो तो हमें कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। ये कहते ही सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रुको, तभी बाहर से जोरदार आवाज आई। आवाज सुनते ही सभी सुरक्षाकर्मी रुक गए। फिर एक चमकदार चेहरा वाला व्यक्ति, प्रवीण सक्सेना, तेजी से अंदर आया। सविता आंटी, सौरभ भाई और सानवी सब घर पर हैं। उसने सविता चौधरी और बाकियों का अभिवादन किया। उसकी नजरें कमरे में सब पर घूमी और सानवी पर कुछ पल ज्यादा ठहरी। थोड़ी देर बाद वह बोला, राकेश अंकल, मैंने अभी फैक्ट्री का फैसला सुना, क्या कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं? राकेश वर्मा ने कहा, प्रवीण, मेरा दिल कठोर नहीं है, ये फैक्ट्री के नियम हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। कई कर्मचारियों को घर चाहिए, उन्हें इंतजार नहीं कराया जा सकता। उसका चेहरा लाचारी से भरा था। कई कर्मचारी घर के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रवीण ने सोचकर कहा, मेरे पास एक विचार है। उसने सानवी की ओर देखा। सानवी अगले साल विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाएगी। अगर वह सीधे हमारी फैक्ट्री में काम करे तो क्या वह कर्मचारी नहीं होगी? फिर उनके परिवार को घर मिलेगा न, तो अब उन्हें हटाने की जरूरत नहीं। राकेश ने हिचकते हुए कहा, सानवी स्नातक हो जाएगी, लेकिन फैक्ट्री में स्थायी कर्मचारी बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पहले यूनिक फैक्ट्री में स्थायी नौकरी आसान थी, थोड़ी ट्रेनिंग के बाद अनुबंध हो जाता था, लेकिन अब समय बदल गया। शहर की आबादी बढ़ी और स्थायी नौकरी के लिए पहले हाई स्कूल, फिर डिप्लोमा और अब विश्वविद्यालय की डिग्री चाहिए। स्नातकों को भी इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। प्रवीण ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी अभी जनरल मैनेजर हैं, 2 साल में शायद फैक्ट्री मैनेजर बने, उनके पास कुछ स्थायी पद हैं। राकेश ने सिर हिलाया, अगर जनरल मैनेजर सक्सेना सहमत हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रवीण ने सानवी की ओर मुड़कर कहा, सानवी, अगले साल स्नातक होने के बाद सीधे यूनिक फैक्ट्री आ जाना, क्या कहती हो? सानवी ने मुंह खोला, लेकिन फैसला करना मुश्किल था। वह यूनिक फैक्ट्री में पली बड़ी थी, लेकिन इसी वजह से वह यहाँ काम नहीं करना चाहती थी। वह जिंदगी भर यहाँ फंसना नहीं चाहती थी। ऊपर से प्रवीण उसे पसंद करता था। अगर वह हाँ कहती तो आगे क्या होता? उसे प्रवीण बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मना करने का मतलब शायद घर न बचे, पूरा परिवार बेघर हो जाए। माँ की चोट अभी ताजा थी, वह और परेशानी नहीं झेल सकती थी। सानवी मूर्ख नहीं थी, उसने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। वह अपने होंठ काटी और फैसला करने को तैयार थी। तभी बगल से तालियों की आवाज गूंजी। क्या शानदार खेल है, राहुल शर्मा ने कहा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। प्रवीण, सही है, किसी लड़की को पसंद करना गलत नहीं, लेकिन उसे पाने के लिए नीच तरीके, ये शर्मनाक है, राहुल ने शांत स्वर में कहा।
राहुल के पास सिर्फ एकेडमिशन लेवल गणित अनुभव ही नहीं था, उसने वैद्यनाथन अनुमान और युग्म भाज्य अनुमान सुलझाए थे। उसकी तार्किक सोच और अवलोकन क्षमता ज्यादातर लोगों से बेहतर थी। वह आसानी से समझ गया कि यह प्रवीण और राकेश की साजिश थी। उद्देश्य, प्रवीण सानवी को चाहता था। सानवी का चेहरा सुंदर था, कद काठी संतुलित और विश्वविद्यालय की छात्रा की खास शालीनता। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रवीण इतना सोच समझकर चला। प्रवीण को लगा कि उसकी चाल पकड़ी गई। उसका चेहरा बदल गया। वह चिल्लाया, तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने जो कहा तुझे साफ समझ आया, राहुल ने जवाब दिया। प्रवीण गुस्से से बोला, समझा क्या? तू है कौन? मेरे पिताजी यूनिक फैक्ट्री के जनरल मैनेजर दीपक सक्सेना हैं। उसे लगा कि राहुल कोई कर्मचारी परिवार का होगा। पिताजी का नाम सुनकर वह डर जाएगा, लेकिन वह गलत था। राहुल ने कहा, तेरे पिताजी दीपक सक्सेना हैं तो क्या? दीपक गुप्ता भी मेरे सामने कुछ नहीं। तू मेरे पिताजी को गाली दे रहा है। प्रवीण गुस्से से लाल हो गया। राहुल की बात से सौरभ और सविता को भी सच समझ आया। उन्होंने सानवी की लाल आंखें देखी और चिल्लाए, चाहे घर न बचे, हम अपनी बेटी को नहीं बेचेंगे। प्रवीण सक्सेना, निकल यहाँ से, सौरभ ने गुस्से में कहा। प्रवीण ने कुछ नहीं माना। वह और भड़क गया। मैंने मदद की नीयत से बात की। तुम इस लड़के की बकवास पर मुझे चिल्ला रहे हो। बहुत अच्छा, फिर अपने परिवार का प्यार देखो। समय आएगा तो मुझसे गिड़गिड़ाना मत। राकेश अंकल, फैक्ट्री के नियम लागू करो। ये कहकर वह जाने को मुड़ा। राहुल भाई, बाहर से हैरानी भरी आवाज आई। ललित यादव और एक सफेद शर्ट वाला मध्यम आयु का व्यक्ति अंदर आए। राहुल को देखते ही ललित खुशी से बोला, मुझे बाहर तुम्हारी गाड़ी दिखी। सचमुच तुम हो? ललित ने राहुल को पहली बार रेसिंग में देखा था, जब उसने प्रोफेशनल कार ड्राइविंग अनुभव से सबको हराया और 2.8 करोड़ की सुपरकार ठुकरा दी थी। ललित ने उसे अपने बराबर समझा और बाद में सदी पुराने गैनोडर्मा ल्यूसिडम की खोज में मदद की। दूसरी बार सॉन्ग अमिता के जन्मदिन पर मिला, जहां राहुल ने शतरंज में शानदार कौशल दिखाया। तीसरी बार पुण्य क्षेत्र में राहुल ने शंकर प्रसाद के पोते की जान बचाई। ललित उसका प्रशंसक बन गया। आज संयोग से मुलाकात हुई तो ललित ने तुरंत अभिवादन किया। राहुल थोड़ा हैरान हुआ। अरे ललित! राहुल की हैरानी के उलट प्रवीण, राकेश और बाकियों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने जल्दी कहा, नमस्ते डायरेक्टर। ललित के साथ आए व्यक्ति प्रणव मेहता यूनिक फैक्ट्री के वर्तमान डायरेक्टर थे। प्रणव ने सबको सिर हिलाकर जवाब दिया। ललित ने पूछा, राहुल भाई, तुम यूनिक फैक्ट्री में? कोई परेशानी? राहुल ने कहा, बड़ी बात नहीं, बस ये प्रवीण मेरे दोस्त की बहन को पाने के लिए और ये राकेश मिलकर मेरे दोस्त के परिवार को घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? ललित का चेहरा कड़ा हो गया। उसकी ठंडी नजरें तीर की तरह प्रवीण और राकेश पर टिक गईं। फिल्मों और उपन्यासों में अमीर और ताकतवर लोग अक्सर मनमानी करते हैं, बुरे कामों में लिप्त रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कई प्रभावशाली लोग ऐसी हरकतों को शर्मनाक मानते हैं। ललित यादव उनमें से एक था। जब उसे पता चला कि यह अन्याय उसके दोस्त राहुल शर्मा के करीबी परिवार के साथ हो रहा है, तो उसका गुस्सा और भड़क गया। ललित ने ठंडे स्वर में कहा, पहले मैंने यूनिक फैक्ट्री में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। प्रणव जी, अगर आप फैक्ट्री नहीं संभाल सकते तो शायद किसी और काबिल इंसान को मौका देना चाहिए। ये सुनते ही प्रणव मेहता के माथे पर पसीना छलक आया। ललित यादव कौन था? वह यादव मेडिसिन का वारिस था। कई लोगों के लिए प्रणव का फैक्ट्री डायरेक्टर का पद ऊंचा था, लेकिन ललित के सामने वह कुछ नहीं था। अगर ललित चाहता तो प्रणव की नौकरी कल तक जा सकती थी। प्रणव घबराते हुए बोले, मैं इन दिनों बाजार विकास में व्यस्त था। नीचे के कर्मचारियों की निगरानी ढीली पड़ गई। यह मेरी गलती है। मैं ललित जी और राहुल भाई को जरूर संतुष्ट करूंगा। फिर वह सख्ती से राकेश वर्मा की ओर मुड़े। राकेश, ये क्या माजरा है? ये राकेश हकलाया, लेकिन कुछ कह न सका। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, सौरभ, अगर राकेश जी कुछ नहीं बोल पा रहे तो तुम उनकी मदद करो। सौरभ ने गहरी सांस ली और पूरी बात साजिश से लेकर दबाव तक साफ साफ बता दी। प्रणव का गुस्सा भड़क उठा। धमकी, घर से निकालना, बहुत अच्छे, फैक्ट्री के लिए जान देने वालों के परिवार के साथ ऐसा सलूक, हरामखोर। उन्होंने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दीपक सक्सेना, मैं कर्मचारी क्वार्टर में हूँ, अभी आओ। फिर 2 और कॉल किए। मेरी मेज के नीचे दीपक का दस्तावेज है, लाओ। और कप्तान शर्मा, कृपया कर्मचारी क्वार्टर आइए। कुछ देर बाद एक भारी भरकम व्यक्ति अंदर आया। वह था दीपक सक्सेना। माहौल देखकर उसे अंदाजा हुआ कि सौरभ के परिवार ने डायरेक्टर को बुलाया होगा, लेकिन उसे ज्यादा डर नहीं था। उसने पहले ही बहाने सोच रखे थे। उसे यकीन था कि प्रणव उसका साथ देंगे। प्रणव जी, मैंने इन दिनों कर्मचारी क्वार्टर का रजिस्टर साफ किया। 3 खाली और 1 कब्जा हुआ कमरा मिला। ये फैक्ट्री की संपत्ति है, इसका सबसे सही इस्तेमाल होना चाहिए।
कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन बिना नियम के कोई काम नहीं होता। दीपक ने खुद को कर्तव्यनिष्ठ दिखाने की कोशिश की। उसे लगा कि प्रणव उसका पक्ष लेंगे, लेकिन यह उसकी भूल थी। प्रणव गुस्से से बोले, बिना नियम कोई काम नहीं, इसीलिए तूने फैक्ट्री के लिए जान देने वालों के परिवार को धमकाया और निकालने की कोशिश की। दीपक को प्रणव का सख्त लहजा सुनकर झटका लगा। धोखा, फैक्ट्री की बदनामी। दीपक सक्सेना, आज से तू यूनिक फैक्ट्री का जनरल मैनेजर नहीं रहा, प्रणव ने कहा। प्रणव को ललित की ठंडी बातें याद थीं। अगर ललित और राहुल संतुष्ट न हुए तो उनकी नौकरी खतरे में थी। दीपक को कड़ी सजा देनी जरूरी थी। दीपक चिल्लाया, क्या प्रणव जी, मैंने सिर्फ फैक्ट्री की संपत्ति का सही इस्तेमाल सोचा। आप कुछ लोगों की बातों पर मुझे बर्खास्त नहीं कर सकते। मैंने सालों तक फैक्ट्री के लिए काम किया है। उसे लगा था कि प्रणव ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे। बर्खास्तगी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये तो शुरुआत थी। खटखट, एक मध्यम कद की महिला हाई हील्स में अंदर आई। प्रणव जी, ये आपके मांगे हुए दस्तावेज। प्रणव ने कागज निकाले और पढ़ा। जनवरी 2013, यूनिक फैक्ट्री का 10 लाख का MIV उपकरण 2 लाख में बेचा, 3 लाख का लाभ लिया। नवंबर 2013, 7 लाख के घटिया उत्पाद खरीदे, 2 लाख का लाभ। मई 2014, बिल्डिंग नंबर 5 के निर्माण में 8 लाख का लाभ लिया। ये सुनते ही दीपक के शरीर से पसीना छूटने लगा। उसकी कमीज भीग गई, चेहरा पीला पड़ गया। ये सारी उसकी करतूतें थीं, लेकिन प्रणव को इतना साफ साफ कैसे पता? प्रणव ने ठंडे स्वर में कहा, दीपक, ये है तेरा फैक्ट्री के लिए काम। प्रणव जी, मेरी बात सुनिए। दीपक घबराया, लेकिन कोई सफाई नहीं थी। ये सब सच था। वून वून। बाहर पुलिस की सायरन बजी। 2 हटे कट्टे जांचकर्ता तेजी से अंदर आए। प्रणव ने कहा, सफाई अब जांचकर्ताओं को देना। उन्होंने दस्तावेज एक चौकोर चेहरा वाले जांचकर्ता को थमाए। कप्तान शर्मा, कृपया। धप, दीपक के पैर लर्ज गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नौकरी गई और अब जेल की राह थी। सब खत्म। प्रणव ने सावधानी से कहा, ललित जी, राहुल भाई, क्या ये निपटारा ठीक है? ललित ने जवाब नहीं दिया। उसने राहुल की ओर देखा। राहुल ने कहा, सौरभ, तुम क्या कहते हो? ठीक। सौरभ ने हकबका कर सिर हिलाया। वह अभी भी सदमे में था। उसके सामने फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बर्खास्त हुआ, बल्कि गिरफ्तार भी। प्रणव समझ गए कि ललित और राहुल की संतुष्टि सौरभ के परिवार पर निर्भर है। उन्होंने जल्दी कहा, सूरज चौधरी ने फैक्ट्री के लिए जान दी थी, फिर भी हमने उनके परिवार को इतने साधारण घर में रखा। ये हमारी गलती है। मैं उत्तरी क्षेत्र में आपके लिए एक नया घर दिलवाऊंगा। उत्तरी क्षेत्र में फैक्ट्री के नए लिफ्ट वाले घर थे, बड़े बेहतर सज्जा। वहाँ जनरल मैनेजर भी नहीं रह सकते थे। दीपक को अब समझ आया कि उसका अंत क्यों हुआ। ये सब उसके बेटे प्रवीण की साजिश की वजह थी। गुस्से में उसने प्रवीण के गाल पर तमाचा मारा। सब तूने किया, हरामजाद। जांचकर्ताओं के दीपक सक्सेना को ले जाने और राकेश वर्मा व प्रवीण सक्सेना को निष्कासित करने के बाद सौरभ चौधरी के घर का मामला खत्म हुआ। प्रणव मेहता ने फिर माफी मांगी। मेरे हाथों में ऐसी गुस्सा दिलाने वाली बात हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। उन्होंने घड़ी देखी और बोले, मुझे अभी फैंगलाई होटल जाना है। मैं आप सबको रात के खाने पर ले चलता हूँ। यह मेरी माफी है, कृपया मुझे यह मौका दें। ये कहते हुए उनकी नजरें चुपके से राहुल शर्मा पर टिकी। राहुल ने सिर हिलाया। ठीक है। प्रणव ने राहुल का जवाब सुनकर राहत की सांस ली। अगर राहुल ने खाने का न्योता माना तो इसका मतलब था कि वह उनके निपटारे से संतुष्ट था। जयपुर के फैंगलाई होटल के बॉक्स 888 में मेज स्वर्ण पदक, कबूतर, ऑस्ट्रेलियाई झींगा मछली, अबालोन और समुद्री खीरा जैसे व्यंजनों से भरी थी। सौरभ और उसका परिवार कब इतने महंगे व्यंजन खाया था? पहले वे थोड़े संकोच में थे, लेकिन राहुल ने उनके लिए कुछ बार सब्जियां परोसी तो वे खुल गए। उनके मुंह तेल से चमकने लगे। प्रणव ने बीच बीच में राहुल और ललित यादव को शराब के गिलास उठाने को कहा। ये भोजन मेजबान और मेहमानों दोनों के लिए खुशी भरा था। फैंगलाई होटल से निकलकर प्रणव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ललित जी, ये राहुल भाई आखिर हैं कौन? ललित ने उनकी ओर देखा और बोले, जयपुर शहर और जयपुर क्षेत्र के बड़े नेता भी इनका लिहाज करते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है? ललित ने मजाक नहीं किया था। राहुल ने शंकर प्रसाद के पोते की जान बचाई थी। शंकर प्रसाद स्वयं राहुल के दादाजी के जन्मदिन पर गए थे। धक धक, प्रणव का दिल जोर से धड़का। जयपुर और जयपुर क्षेत्र के बड़े नेता राहुल का लिहाज करते हैं। राहुल की हैसियत शीर्ष स्तर की थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यूनिक फैक्ट्री के कर्मचारी क्वार्टर में टिक टिक, दीवार की घड़ी की सुइयां मधुर स्वर में हिल रही थीं। सविता चौधरी ने ठंडा पानी पिया और उठने लगी। सानवी ने जल्दी कहा, मम्मी, मैं सहारा देती हूँ। लेकिन सविता ने रुककर कहा, रुको, मुझे सहारे की जरूरत नहीं। वह कुछ कदम आगे बढ़ी, चाल मजबूत और सहज। कोई दर्द नहीं,
कुछ साल पहले टूटी हड्डी ठीक हो गई थी। मम्मी, आपका पैर ठीक हो गया? सानवी ने हैरानी से पूछा। हाँ, पूरी तरह ठीक, सविता उत्साह से बोली। फिर उन्हें राहुल की दी हुई खास औषधि याद आई। वह गंभीर स्वर में बोली, सौरभ, आगे चलकर तुम्हें राहुल का एहसान चुकाना है। ठीक है, सौरभ ने कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले कुछ दिन राहुल ने कक्षा, खाना और नींद में बिताए। उसकी जिंदगी आरामदायक और शांत थी। जयपुर विश्वविद्यालय की 104 भौतिकी प्रयोगशाला में भन भन बड़े उपकरण हमेशा की तरह लयबद्ध आवाज कर रहे थे। कई एलईडी लाइट्स चमक रही थीं। विश्वजीत मेहता कभी उपकरण, कभी कंप्यूटर स्क्रीन देखते चिंतन में डूबे थे। शानदार! तभी वंदना सक्सेना खुशी से चिल्लाती हुई अंदर आई। विश्वजीत की भवें से कुढ़ी। वह कुछ कहने को था कि वंदना ने एक पत्रिका दिखाई। प्रोफेसर विश्वजीत, भूकंप एचकन पर हमारा पेपर PNAS में छप गया। जरा दिखाओ, विश्वजीत ने उत्साह से कहा। प्रयोग कर रहे 2 डॉक्टरेट छात्र भी रुक गए। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। वे जल्दी पास आए। उनका उत्साह जायज था। PNAS भौतिकी की शीर्ष पत्रिका थी। इसमें पेपर छपना बड़ा सम्मान था। विश्वजीत ने बीच के पन्ने में पेपर देखा और बोले, अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों छात्रों की मुस्कान और चौड़ी हो गई। पेपर में 5 नाम थे। प्रथम लेखक विश्वजीत मेहता, वंदना सक्सेना। द्वितीय लेखक राहुल शर्मा, तनय सिन्हा, दिग्विजय पांडे। तनय और दिग्विजय दोनों छात्रों के नाम थे। यह उनके भविष्य के लिए मददगार था। राहुल ने सिर्फ गणनाएं हल की थी, फिर भी उसे द्वितीय लेखक का स्थान मिला, ये दुर्लभ था। टिंग टिंग, विश्वजीत का फोन बजा। कॉल डीन करण वर्मा की थी। प्रोफेसर विश्वजीत, विज्ञान अकादमी के निदेशक फारूक जहीर और हल्किंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमेश चंद्रा जयपुर विश्वविद्यालय आए हैं। अगर आप और प्रोफेसर वंदना खाली हैं तो भौतिकी विभाग के सम्मेलन कक्ष नंबर 1 में आइए, करण ने उत्साह से कहा। विश्वजीत ने जवाब दिया, ठीक है, हम आते हैं। फोन कटने के बाद विश्वजीत ने वंदना को बताया, सम्मेलन कक्ष 1 में 10 से ज्यादा विद्वान, विशेषज्ञ और प्रोफेसर अकादमिक और वैज्ञानिक चर्चा में डूबे थे। माहौल गंभीर था। खट, दरवाजा धीरे से खुला। कुछ विशेषज्ञ चर्चा में इतने खोए थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सामने बैठे डीन करण ने देख लिया। प्रोफेसर विश्वजीत और प्रोफेसर वंदना, कृपया बैठें, करण ने कहा। उनके बगल में सफेद बालों वाले प्रोफेसर रमेश चंद्रा ने चर्चा रोककर कहा, प्रोफेसर विश्वजीत, प्रोफेसर वंदना, मैंने PNAS में आपका एचकन पेपर देखा। बहुत शानदार। उन्होंने PNAS की एक प्रति निकाली। विश्वजीत ने कहा, प्रोफेसर रमेश, तारीफ के लिए शुक्रिया। हमने बस छोटी सी खोज की। प्रोफेसर विश्वजीत, आप बहुत विनम्र हैं। भूकंप में एचकन तरंग की खोज भूकंप भविष्यवक्ता के लिए बड़ा योगदान देगी। रमेश ने कहा, भूकंप भविष्यवक्ता, क्या इसमें कोई उम्मीद है? काले फ्रेम का चश्मा पहने निदेशक फारूक जहीर ने जल्दी पूछा। विज्ञान अकादमी के निदेशक के तौर पर वह जानते थे कि भूकंप भविष्यवक्ता कितना महत्वपूर्ण है। रमेश ने सोचकर कहा, जैसे इंसान के हिलने से पहले न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं, वैसे ही भूकंप से पहले प्रकृति सिग्नल देती है। एचकन उनमें से एक है। अगर सारे सिग्नल डिकोड हो जाएं, तो भूकंप भविष्यवक्ता बन सकता है। फिर वह आह भरकर बोले, ये सिग्नल बहुत जटिल हैं। प्रोफेसर विश्वजीत और वंदना ने एचकन की गति निकालकर बड़ा काम किया। इसमें काफी समय लगा होगा न? विश्वजीत ने सहमति में सिर हिलाया। गणना में उन्होंने बहुत समय लगाया, फिर भी सफलता नहीं मिली थी। वह थोड़ा लाचार बोले, दरअसल ये गति मैंने और प्रोफेसर वंदना ने नहीं निकाली। फिर किसने? रमेश ने हैरानी से पूछा। प्रोफेसर रमेश, द्वितीय लेखक का नाम देखिए, आपको पता चल जाएगा, विश्वजीत ने कहा। रमेश ने द्वितीय लेखक का नाम नहीं देखा था। आमतौर पर द्वितीय लेखक का योगदान कम होता है। राहुल शर्मा। रमेश ने PNAS खोलकर लेखक का नाम फिर देखा। क्या ये वही राहुल शर्मा हैं जिन्होंने वैद्यनाथन अनुमान और युग्मभाज्य अनुमान सुलझाया? विश्वजीत ने सिर हिलाया। हाँ, वही। रमेश चंद्रा ने ये सुना तो उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्होंने इस गणितीय जीनियस का नाम पहले सुना था। फिर उन्होंने थोड़े संदेह से पूछा, क्या राहुल शर्मा गणित के स्नातक नहीं हैं? उन्हें भौतिकी भी आती है। हालांकि हाई स्कूल में भौतिकी पढ़ी जाती है, लेकिन एचकन की गणनाएं बहुत उन्नत थीं। बिना गहन अध्ययन के इन्हें हल करना मुश्किल था। विश्वजीत मेहता ने सिर हिलाया। राहुल को भौतिकी आती है और उन्होंने एचकन की सारी जटिल गणनाएं 1 घंटे से कम में हल कर दी। ये कहते हुए विश्वजीत को याद आया कि राहुल ने पेन उठाकर बिना रुके लिखा था, जैसे कोई हिचक ही न हो। 1 घंटे से कम। रमेश की आंखें फैल गईं, चेहरा अविश्वास से भरा था। वह भौतिकी के विशेषज्ञ थे और जानते थे कि ये गणनाएं कितनी जटिल थीं। निदेशक फारूक जहीर ने कहा, फिर राहुल शर्मा को सम्मेलन कक्ष बुलाए। वह जानते थे कि भूकंप से पहले के सारे कणों की गणना से भूकंप भविष्यवक्ता बन सकता है।
राहुल से मिलने की उनकी इच्छा थी। जब सुना कि राहुल ने एच कण की गति 1 घंटे से कम में निकाली तो यह इच्छा और तीव्र हो गई। फारूक को नहीं पता था कि भूकंप से पहले कितने कण होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ दर्जन भर हो तो क्या भूकंप भविष्यवक्ता जल्दी नहीं बन सकता? इसे छोड़ना नहीं था। रमेश भी विश्वजीत को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। विश्वजीत ने कहा, प्रोफेसर वंदना, आप राहुल से संपर्क करें। वंदना सक्सेना ने कहा, ठीक है, मैं बुलाती हूँ। उन्होंने प्रिया गुप्ता को फोन किया और स्थिति बताई। प्रिया ने राहुल को सूचना दी। राहुल के पास कोई खास काम नहीं था और प्रिया का अनुरोध था। बिना ज्यादा सोचे वह भौतिकी विभाग के सम्मेलन कक्ष नंबर 1 की ओर बढ़ गया। कक्ष में विशेषज्ञ और विद्वान PNAS पत्रिका एक दूसरे को दे रहे थे, एच कण और भूकंप पर चर्चा कर रहे थे। माहौल जीवंत था। जैसे जैसे चर्चा गहरी हुई, राहुल शर्मा के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती गई, जिन्होंने एच कण की गति निकाली थी। खट, कक्ष का दरवाजा खुला। विश्वजीत ने कहा, राहुल, तुम आ गए। सभी विद्वान और प्रोफेसर एक साथ दरवाजे की ओर मुड़े। उनकी नजरें राहुल पर टिक गईं। राहुल, आखिर तुमसे मिला। तुम मेरी सोच से भी युवा हो, रमेश ने कहा। राहुल, एच कण में बी की आवृत्ति कैसे निकाली? एक गंजे प्रोफेसर ने पूछा। राहुल, एच कण की कंपन तरंगदैर्घ्य की गणना कैसे हुई? दूसरे प्रोफेसर ने पूछा। राहुल के अंदर आते ही कक्ष और जीवंत हो गया। लोग सवालों की झड़ी लगाने लगे। राहुल ने कुछ सवाल सुने, फिर मेज पर पड़ा पेन और कागज उठाया। उसने वंदना के सारे सवालों के जवाब लिखने शुरू किए। टक, पेन की नोक कागज पर चली और कक्ष में हल्की आवाज गूंजी। लगभग 10 मिनट में सारी गणनाएं कागज पर थीं। जवाब ज्यादा विस्तृत नहीं थे, लेकिन मौजूद सभी विशेषज्ञ और प्रोफेसर थे। थोड़ा सोचने पर वे हैरान रह गए और बार बार प्रशंसा करने लगे। बस यही था, वाकई 2 विश्व स्तरीय समस्याएं हल करने वाला जीनियस। फारूक जहीर आखिरकार खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। राहुल, नमस्ते, मैं फारूक जहीर, विज्ञान अकादमी का निदेशक। नमस्ते। राहुल ने भी हाथ मिलाया। फारूक ने तारीफ की, भारत में तुम जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति लंबे समय से नहीं देखा। फिर उन्होंने राहुल से कुछ देर बात की और उसे बैठने को कहा। वह बोले, प्रोफेसर रमेश ने कहा कि भूकंप से पहले कई कण होते हैं। अगर सारे कण हल हो जाएं, तो भूकंप भविष्यवक्ता बन सकता है। तुमने पहले एच कण हल किया, क्या बाकी कणों को हल करने का तरीका है? फारूक सचमुच धैर्यवान थे। वह बहुत उत्सुक थे, लेकिन पहले राहुल से बात कर धीरे से सवाल पूछा। राहुल ने कहा, हल क्यों करना? क्योंकि फारूक को लगा कि राहुल समझे नहीं, तो वह फिर समझाने लगे। लेकिन राहुल ने कहा, मैंने तो भूकंप भविष्यवक्ता बना लिया। कक्ष में सन्नाटा छा गया। सबके शरीर अकड़ गए। काफी देर बाद फारूक ने कहा, राहुल, तुमने क्या कहा? मैंने भूकंप भविष्यवक्ता बना लिया, राहुल ने दोहराया। फारूक ने सूखी हंसी हंसकर कहा, युवा लोग मजाक करना पसंद करते हैं। धप, राहुल ने कागजों का ढेर मेज पर रख दिया। शीर्षक था, भूकंप भविष्यवक्ता निर्माण सिद्धांत। 9 बड़े काले अक्षर सबकी आंखों में समा गए। प्रिया के फोन आने पर राहुल हॉस्टल में था। उसे लगा कि विशेषज्ञ भूकंप भविष्यवक्ता के बारे में पूछना चाहते हैं, इसलिए वह ये दस्तावेज साथ लाया। फारूक एक पल को ठिठके, फिर दस्तावेज उठाया। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्यूब, एक्स-रे ट्यूब, इंडक्शन कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। कई उपकरण एक जटिल भौतिकी प्रयोग चित्र बनाते थे। चित्र के नीचे ढेर सारी भौतिकी गणनाएं थीं। फारूक अकादमी निदेशक थे और भौतिकी का कुछ ज्ञान रखते थे, लेकिन वह प्रशासक थे। जटिल चीजें उनके पल्ले नहीं पड़ती थीं। उन्होंने धीरे से कहा, प्रोफेसर रमेश, जरा देखिए। रमेश पहले से ही दस्तावेज की ओर झुके थे। वह पूरी तरह इसमें डूब चुके थे और फारूक की बात सुनी ही नहीं। पहला पन्ना पढ़कर वह दूसरा, तीसरा पन्ना पलटने लगे। आसपास के विशेषज्ञ और प्रोफेसरों ने रमेश का गंभीर चेहरा देखा। वे भी पास आए और दस्तावेज देखने लगे। सबकी आंखें कागजों पर अटक गईं। 1 घंटा, 2 घंटा, आमतौर पर आधे घंटे खड़े रहने से इन विद्वानों को कमर और पैरों में दर्द होता था, लेकिन अब कोई शिकायत नहीं थी। उनकी नजरें सिर्फ दस्तावेज पर थीं। पट, आखिरी पन्ना खत्म हुआ। फारूक ने जल्दी पूछा, कैसा है? दस्तावेज सही है, रमेश ने कहा। शानदार, शानदार, फारूक उत्साह से चिल्लाए। आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल TT स्टोरी स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे।